जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में। हम लोग यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें कि अभी क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। और पहले चैप्टर सेट्स में हम लोग दो प्रश्नावली और उसके थ्योरी के बारे में जान चुके हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, सेट को कैसे निरूपित किया जाता है रोस्टर फॉर्म और सेट बुल्डर फॉर्म में। उसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि परिमित समुच्चय क्या होता है और परिमित समुच्चय क्या होता है। ठीक है, उस पे सारे उदाहरण के साथ हम लोग उसका एक्सरसाइज भी कर चुके हैं और आज हम लोग उससे आगे पढ़ेंगे। और आज 1.3 एक्सरसाइज उसका सॉल्यूशन भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि एक उपसमुच्चय क्या होता है, सबसेट क्या होता है। हम लोग आप यहाँ बोर्ड पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है सबसेट। उपसमुच्चय क्या होता है? ए सेट इज ए सेट इज ए सेट इज a said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। मतलब यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव या सदस्य समुच्चय B का भी अवयव हो तो क्या कहलाता है? तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि दिया गया है सेट ए बराबर आपको दिया गया है, सपोज कीजिए 1 2 3 4। ठीक है, और सेट बी बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो सेट ए में जो सब सदस्य है, एक है, दो है, 3 4। ठीक, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सेट ए का जितना सदस्य है वह सारा सदस्य सेट बी में भी मौजूद है। तो इसको हम लोग गणितीय भाषा में क्या लिखेंगे कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे? सबसेट। ठीक है, सबसेट हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसेट। तो हम यहाँ इसको कहेंगे कि सेट ए सेट बी का क्या है? एक उपसमुच्चय है या सबसेट है। समझना आसान है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए, सेट ए इज सबसेट ऑफ बी यदि इफ ए इज मेंबर ऑफ ए एंड ए इज मेंबर ऑफ बी। मतलब सेट ए के जितने अवयव हैं उस वही अवयव अगर सेट बी में भी मौजूद हो तो क्या कहलाएगा? सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। यह जरूरी नहीं है कि सेट ए में जो सब सदस्य है वह सब सदस्य बी में हो और एक्स्ट्रा नहीं हो। सेट बी में एक्स्ट्रा सदस्य भी हो सकता है, लेकिन सेट ए में एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है कि सेट ऑफ ऑल पीपुल्स ऑफ बिहार इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल पीपुल्स ऑफ इंडिया। आप यहां देख रहे हैं कि यह भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शा में देखिए यह बिहार है। ठीक, यह बिहार है। तो बिहार में जितने रहने वाले लोग हैं क्या वह भारत के लोग हैं? वो है ही। तो क्या हो जाएगा? सेट ए मतलब बिहार में रहने वाले लोगों का समुच्चय, सेट बी मतलब भारत में रहने वाले लोगों के समुच्चय का क्या है? एक सबसेट है। समझ में आ गया? मतलब भारत में जितने लोग रह रहे हैं मतलब बिहार में जितने लोग रह रहे हैं वह भारत में भी रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो लोग भारत के हैं वह बिहार के भी होंगे। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि राजस्थान का हो सकता है उत्तर प्रदेश का हो सकता है लद्दाख का हो सकता है जम्मू कश्मीर का हो। ठीक है, तो सेट अगर भारत को हम बी से डिनोट कर दें तो मतलब बी सेट बी जो है सेट ए का, सेट ए मतलब बिहार का, यहाँ दे दो भारत नहीं इंडिया ले लेते हैं,
तो मतलब बिहार जो है इंडिया का एक सबसेट होगा, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है सेट बी मतलब बिहार का सबसेट नहीं होगा। समझ में आ गया? मतलब सेट ए सेट बी का सदस्य है तो यह जरूरी नहीं है कि सेट बी सेट ए का उपसमुच्चय हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसमें कि कह रहा है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए गौर कीजिए कि मान लेते हैं कि सेट ए बराबर है 1 2 3 4, ठीक है। और सेट ए पुनः हम अगर लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो सदस्य ऊपर में लिखा हुआ है वही सदस्य नीचा में लिखा हुआ है, तो दोनों क्या है, दोनों का सदस्य समान है, तो यह तो इक्वल सेट होगा ही। मतलब सेट ए बराबर सेट ए तो होगा ही, और सेट ए खुद का भी सबसेट होगा क्योंकि उसका सभी सदस्य इसमें है, तो इसीलिए सेट ए का सदस्य होगा। मतलब इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। और एक चीज देखिए कि इसमें एक चीज और है कि यह फाई जो है, फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है, क्योंकि इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं सेट ए को, यहाँ पर फाई 1 2 3 4, ठीक है। तो फाई हम लिखे ना लिखे बराबर होता है, क्योंकि फाई मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है, मतलब रिक्त होता है। तो हम क्या देखते हैं कि फाई क्या है, सेट ए का उपसमुच्चय होगा। सेट ए क्या, जितने भी समुच्चय हैं सभी के उपसमुच्चय फाई होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, और गौर कीजिए कि यदि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है और ए बराबर बी नहीं है तो ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। यहां गौर कीजिए आप कि सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ सेट ए और सेट बी बराबर नहीं है। पहला चीज हम देख लिए, क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि बी में एक सदस्य 4 एक्स्ट्रा है। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि सेट ए का जो भी सदस्य है सेट बी में है और सेट बी में एक्स्ट्रा भी सदस्य है। हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए का सदस्य सेट बी में है और सेट बी में एक्स्ट्रा भी सदस्य है, तो मतलब अगर किसी सेट में एक्स्ट्रा भी सदस्य हो जिसका कोई उप सबसेट है, तो पहला जो सेट है वह सेट दूसरे का सेट का क्या कहलाता है, उचित उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेट ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय को इस तरह से डिनोट करते हैं, नीचे में इक्वल का चिन्ह लगा देते हैं। उसके बाद देखिए कि सेट बी जो है इसको पढ़ेंगे सेट ए सेट बी का, सेट ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय पढ़ेंगे, और सेट बी सेट ए का क्या हो जाएगा, अधिसमुच्चय हो जाएगा। अधिसमुच्चय, अधि मतलब अधिक तो बुझा ही रहा है, तो इसको हम लिख देंगे क्या क्या पढ़ेंगे, सेट बी सेट ए का अधिसमुच्चय है, या उसी को हम लोग पढ़ेंगे सेट ए जो है सेट बी का उपसमुच्चय है, मतलब उचित उपसमुच्चय है। अब देखिए कि अगर कोई समुच्चय है, जैसे मान के चलिए सेट ए है, इसमें हम लोग पढ़े लिखते हैं कि इसका सदस्य मान लेते हैं 1 है, इसमें हमको एक ही सदस्य नजर आ रहा है 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल समुच्चय कहेंगे। मतलब किसी समुच्चय में अगर एक ही सदस्य हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एकल समुच्चय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, समुच्चय के उपसमुच्चय, ठीक है।
हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े थे कि समुच्चय आर के महत्वपूर्ण उपसमुच्चय। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है? एन से। पिछला बार हम लोग पढ़े थे ना, पिछला कक्षा में 1.1 में शायद पढ़े होंगे कि हमने क्या पढ़ा था कि एन जो है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो एन में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से इनफिनाइट तक। पूर्णांकों के समुच्चय को किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। और इसमें क्या होता है? माइनस इनफिनाइट से लेकर के प्लस इनफिनाइट तक जाता है। तब -3 इस तरह से हम डिनोट करते हैं संख्या रेखा पर। जितनी भी संख्या होती है वो पूर्णांक संख्या हम लोग डिनोट करते हैं। अब देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको किस चीज से डिनोट किया जाता है? क्यू से डिनोट किया जाता है। हम लोग पढ़े थे। तो एक्स सच दैट एक्स पी बटे क्यू, पी और क्यू किसका मेंबर है? जेड का मेंबर है। जेड क्या है? पूर्णांक संख्या न है। और जेड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ गौर कीजिए कि हम लोग पी बटे क्यू लिखते हैं और वहां लिख देते हैं पी बटे क्यू लिखने के बाद कि क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिख देते हैं? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हम लोग क्या लिख देते हैं? क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसका यह क्यों लिखा जाता है, इसको जरा समझिए। होता क्या है कि हम लोग किसी भी संख्या में, मान लेते हैं 1 में अगर 0 से भाग देते हैं तो यह क्या कहलाता है? अपरिभाषित कहलाता है, अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी संख्या में 0 से भाग देने के बाद वो क्या हो जाती है? अपरिभाषित हो जाती है। इसीलिए हम लोग P बटे Q लिखने के बाद वहां साइड में लिख देते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। समझ गए? जिससे कि वह अपरिभाषित ना हो। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय। परिमेय संख्या तो हम लोग क्यू से जान ही रहे थे। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? टी द्वारा डिनोट किया जाता है। अतः टी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज मेंबर ऑफ आर एंड एक्स इज नॉट मेंबर ऑफ क्यू। ठीक है, मतलब एक्स जो है, आर क्या है? रियल नंबर है। एक्स वास्तविक संख्या है लेकिन वह क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। तो वह परिमेय संख्या नहीं है तो वो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। तो मतलब टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा आर माइनस क्यू। आर माइनस क्यू मतलब ये हो गया वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर माइनस ये क्यू क्या है? परिमेय संख्या ना। परिमेय संख्या आप लोग जान ही रहे हैं क्या होता है, अभी तुरंत दिखाए थे। देखिए यहां देखिए परिमेय संख्याओं का समुच्चय है ना, परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, कहां चला गया? अब यहां गौर कीजिए, यहां देखिए तो रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में से रेशनल नंबर को घटा देंगे तो वो सब जो सब संख्या बचेगी वह क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या जैसे में √2 हो गया, √3 हो गया, मतलब जिसको हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब गौर कीजिए, नेचुरल नंबर में जो सब है वह जेड में भी है। ठीक, जेड मतलब पूर्णांक संख्या में भी है। और जो पूर्णांक संख्या में है वह क्या है? परिमेय संख्या में भी है। ठीक है, और जो परिमेय संख्या में है वह रियल नंबर में भी है। और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या में भी है। लेकिन यह टी मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या तो है लेकिन नेचुरल नंबर प्राकृतिक क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब प्राकृतिक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। चलिए इसको हम लोग देख लिए। इसको थोड़ा सा और अगर हम संख्या रेखा पर समझना चाहें तो इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए अगर ये हो गया 0 1 2 3 4 सॉन इनफिनाइट। ठीक है, इधर भी -1 -2 -3 सॉन इनफिनाइट। अब यहां गौर कीजिए
कि नेचुरल नंबर कौन सी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां जो संख्याएं हमको दिख रही है ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, यह n हो गया। अब देखिए z क्या है, ये पूरा जो हमको नजर आ रहा है यह पूर्णांक संख्या है। ठीक है, z है, गौर कीजिए ये क्या है, z है। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप यहाँ देख रहे हैं जो सदस्य n में है वह सदस्य z में भी है, लेकिन z में और एक्स्ट्रा भी है, लेकिन z में वह सब सदस्य भी है। अब देखिए z, अब देखिए q परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है, अब ये देखिए परिमेय संख्या में यह सब सदस्य तो होगा ही, यह सब सदस्य जो कि इसमें है वह तो होगा ही। परिमेय संख्या मतलब क्यों, और इसमें एक्स्ट्रा भी आ जाएगा, एक्स्ट्रा जैसे यहां पर आ जाएगा 1/2, 3/2, ठीक है, सॉरी यहाँ 1/2, यहाँ 3/2, इस तरह से पॉइंट में भी संख्या जो आएगी वह भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, और सारी संख्याएं भी आएगी। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो z में है वह q में है ही, लेकिन q में और एक्स्ट्रा सदस्य भी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, n जो है n z का उपसमुच्चय है, z q का उपसमुच्चय है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया। उसके बाद देखिए q रियल नंबर, अब रियल नंबर इसमें और सारी संख्याएं जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी, वास्तविक संख्याएं हो जाएगी, उसमें q तो होगा ही। ठीक है, q हो जाएगा रियल नंबर, q रियल नंबर है। अब देखिए कि यहाँ n जो है t जो है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या भी क्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन नेचुरल नंबर जो है अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको इस तरह से डिनोट करेंगे। समझ में आ गया होगा इस डायग्राम से आपको। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब कुछ अलग हम लोग समझते हैं अंतराल के बारे में, अंतराल क्या होता है। चलिए अंतराल के बारे में समझते हैं। आप लोग देखे होंगे, यहाँ गौर कीजिए कि कह रहा है कि ए बी इज मेंबर ऑफ आर एंड ए इज लेस देन बी, तो वास्तविक संख्या उपसमुच्चय इतना के लिए कह रहा है कि y बराबर y सॉरी एक सेट है जो कि है y सच दैट y इज ग्रेटर लेस देन a एंड लेस देन b। y क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है, एक विपरीत अंतराल कहलाता है, जिसका प्रतीक इस तरह से होता है। इसका मतलब समझते हैं ये क्या है। देखिए जैसे मान के चलिए एक संख्या रेखा है, ठीक, संख्या रेखा है और इस पे इस तरह से संख्याएं डिनोट होंगी, 1 2 3, इधर -1 -2 -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि यह जो आप देख रहे हैं कहीं लिखा हुआ रहता है कि मान के चलिए x जो है, x क्या है, 5 से बड़ा है। ठीक, x 5 से बड़ा है और क्या कहते हैं 10 से छोटा है। x 5 से बड़ा है, या इस पे जो लिखा हुआ है इसी को हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा में, तो x क्या है, -2 से बड़ा है या -3 से बड़ा है, x -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ देख रहे हैं कि x का वैल्यू 3 -3 नहीं हो सकता, -3 से छोटा होगा, मतलब -3 से छोटा सॉरी बड़ा जितना भी होगा 2.99, ठीक है, -2.99 तक होगा, 999 तक ले लीजिए। इधर जो है
2.999 तक ले लीजिए, जितना भी लेना चाहें, लेकिन 3 नहीं ले सकते हैं। यह इस चिन्ह का मतलब हुआ 3 माइनस 3 से बड़ा और 3 से छोटा होगा x। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर हम ग्राफ के रूप में लिखें तो इसको हम क्या करते हैं, इस तरह से मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, 3 पर ले जाकर के फिर यहाँ खाली छोड़ देते हैं। यहाँ इस तरह से खाली टाइप का जो आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू -3 और 3 नहीं होगा, लेकिन उसके बीच का जितना भी संख्या हो, चाहे -2.99 से लेकर के -2.99 तक सभी संख्याएं x का वैल्यू ले सकता है। तो इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को लिखेंगे -3 और 3 डालेंगे, लेकिन ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। छोटा ब्रैकेट लगाने का मतलब ये हो गया कि उसको x जो है क्या है, -3 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत अंतराल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है समवृत्त अंतराल। समवृत्त अंतराल क्या होता है, वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं, समवृत्त अंतराल कहलाता है। यहाँ गौर कीजिए कि इसको यहाँ कैपिटल बड़ा ब्रैकेट से घेरा गया है, कैपिटल ब्रैकेट से इसको देखते हैं आप, घेरा गया है ए और बी को। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ देखिए कि x जो है 1 से बड़ा है और उसके बराबर भी है, ठीक, और x क्या है, b से बड़ा और उसके बराबर भी है। मतलब कि अगर इस तरह से हम लें और यहाँ लें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, अगर हम लिखें इस तरह से 3 और -3 और 3, ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट में घेर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू x such that x is greater and equal to 3 and less and equal to x is greater and equal to -3 and less and equal to 3। मतलब इसमें 3 भी आएगा। यहाँ देख रहे हैं कि -3 के बराबर भी है और उससे बड़ा भी है, यहाँ 3 से छोटा भी है और उससे उसके बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से घेर, इसका ग्राफ जब बनाएंगे इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। वहां हमने क्या देखा था कि खाली स्थान छोड़ के इस तरह से खींचे थे, नहीं, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि खाली स्थान नहीं छोड़ रहे हैं, इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया समवृत्त अंतराल, ये हो गया समवृत्त अंतराल, ये हो गया विपरीत अंतराल। ठीक है, यहाँ x जो है 3 से a से बड़ा और b से छोटा है, यहाँ क्या है, x a से बड़ा और बराबर है और b से छोटा और उसके बराबर है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब इसी में थोड़ा थोड़ा देख लीजिए कि क्या होता है। इसी में एक तरफ बंद और एक तरफ खुला भी हो सकता है। जैसे गौर कीजिए कि यहाँ देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कि एक तरफ से यह खुला हुआ है, यहाँ खाली है, यहाँ एक तरफ से बंद है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, समवृत्त और विपरीत अंतराल कहेंगे। एक तरफ बंद और एक तरफ खुला अंतराल कहेंगे। एक अंत बिंदु बंद है, एक अंत बिंदु खुला है। अगर मान के चलिए कि आपको दिया गया है इस तरह से अगर दिया गया है आपको 3 -3 कोमा यहाँ 3 दिया गया है, ठीक, इसको इस छोटका ब्रैकेट से घेर दिया, इधर दे दिया बड़का ब्रैकेट, इधर दे दिया छोटा ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इसमें -3 तो होगा, 1 2 -3 -3 -2 -1 0 1 2,
लेकिन 3 नहीं होगा। 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ छोटा ब्रैकेट है, मतलब यह खुला हुआ है या 2 से छोटा है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x इज लेस एंड इक्वल, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -3 एंड लेस देन 3। यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं होगा। समझ में आ गया? चलिए, इसके लिए ये हो गया। ए भी यहाँ 3 दिए हैं तो आप ए भी ले सकते हैं। अब देखिए उसी तरह से यहाँ पर खुला, यहाँ पर बंद, यहाँ पर खुला, यहाँ -3 दे दिए, यहाँ 3 दे दिए, इस इधर से बंद कर दिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह -3 से बड़ा होगा x और 3 से छोटा और उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसी के इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू हो जाएगा, इसमें -3 नहीं होगा, -2 -1 0 1 2 और 3 इधर से 3 होगा क्योंकि 3 के बराबर भी है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट क्यों लिखा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है। समवृत्त विपरीत अंतराल हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि द नंबर b - a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। अब देखिए कि कोई भी इंटरवल दिया गया है a और b और उसका लेंथ ज्ञात करना है। a और b का लेंथ ज्ञात करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? b में से a को घटा देंगे। ये तो आसान ही है, आप लोग आसानी से पहले से ही समझ रहे हैं कि जैसे मान के चलिए आपको दिया गया है कि बिहार से दिल्ली का दूरी कितना है, तो बिहार और दिल्ली के दूरी के बीच का निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से वहां तक नापेंगे। यहाँ से वहां तक अगर मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो दिल्ली के कोऑर्डिनेट में से बिहार का कोऑर्डिनेट घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका दूरी निकल जाएगा। चलिए, अब आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए कह रहा है आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। सार्वत्रिक समुच्चय को समानतः U द्वारा सूचित किया जाता है। अब है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? एक सापेक्षिक समुच्चय है। सापेक्षिक समुच्चय किस तरह से है? देखिए कि जैसे हम लोग लेते हैं कि बिहार, ठीक है, बिहार है और ये मान के चलिए इंडिया है। ठीक, इंडिया है, बिहार और भारत। बिहार और भारत दो अलग अलग समुच्चय है, दो अलग सेट हो सकते हैं। और हम क्या देखते हैं कि बिहार क्या है? भारत का एक सदस्य है। ठीक, तो भारत बिहार के लिए क्या हो जाएगा? एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। जैसे यहां देखिए गणितीय भाषा में अगर हम लोग देखें कि पूर्णांकों का समुच्चय z बराबर क्या होता है? -∞ से लेकर के यहाँ -3 -2 -1 0 1 2 3 इधर इन्फिनाइट तक। ठीक, अब यहाँ देखिए कि यह z जो है किसके लिए? परिमेय संख्याओं के समुच्चय q के लिए। q के लिए क्या हो जाएगा? z एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, एक सार्वत्रिक समुच्चय परिमेय संख्याओं का q का एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है, या वास्तविक संख्याएं r भी सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। वास्तविक संख्याएं जो है r जो है वास्तविक संख्याएं में सारी संख्याएं आ सकती है, क्योंकि हमने तभी देखा था कि q भी इसका सबसेट है, n भी सबसेट है r का। उसके बाद टी भी क्या कहते हैं, जेड भी आर का सबसेट है। तो हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय इस तरह से समझते हैं कि अगर कोई सदस्य, अगर किसी सेट का प्रत्येक सदस्य किसी दूसरे सेट में हो और उस दूसरे अगर कोई और अलग सेट है
उसका भी वो सदस्य उस सेट में हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको तत्काल के लिए सार्वत्रिक समुच्चय मान लेंगे। मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, एक तरह से सापेक्षिक होता है, और इसको हम लोग यू द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, मानव जनसंख्या के अध्ययन के लिए विश्व के समस्त मानव का समुच्चय एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। अब मान के चलिए कि हम कहते हैं कि भारत में रहने वाले मानवों का समुच्चय और विश्व में रहने वाले मानवों का समुच्चय, तो क्या होगा, विश्व में जितना भी मानव रह रहा है उसमें भारत का भी मानव आ जाता है, तो विश्व के मानवों का समुच्चय क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय माना जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही देखिए, यहाँ देखिए ये क्या है, वर्ल्ड मैप है। या वर्ल्ड मैप में यहाँ देखते हैं, या इंडिया है, या चाइना है, या रूसिया हो गया, या यूरोप हो गया, उसके बाद ये अफ्रीका हो गया, ये ग्रीनलैंड, अमेरिका, या भी अमेरिका। ठीक है, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में जितने भी लोग रहते हैं, इस दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं, वह क्या होगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय होगा। किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के लिए वह क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा। चाहे हम इंडिया के लिए ले लें, कि पाकिस्तान के लिए ले लें, कि रूसिया के लिए ले लें, तो विश्व के जितने भी लोग हैं उसका समुच्चय किसी भी देश के रहने वाले लोगों के समुच्चय के लिए क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वही चीज यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये इंडिया, या फिर इसको हम लोग इस तरह से देखें, एक मिनट जरा इसको, ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ महादेश आपको डिनोट किया गया है। यहाँ देखिए ये क्या है, एशिया महादेश है, सॉरी, ये हो गया एशिया। एशिया में क्या है, चाइना, इंडिया, बहुत सारे देश है, नेपाल। यहाँ देखिए ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, यहाँ देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडियन ओशन का है, ये साउथर्न ओशन है, ये क्या है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, ओशन मतलब समुद्र। ठीक है, ये आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ अगर हम लोगों का समुच्चय बनाना शुरू करें, तो विश्व में जितना भी लोग रह रहा है उसका समुच्चय क्या हो जाएगा, एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। किसके लिए, अन्य देशों में रहने वाले जितने भी देश हैं उसमें रहने वाले लोगों के लिए क्या हो जाएगा, वह सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है। आइए अब एग्जाम्पल पे हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 1.3 प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। इसको आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है, इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे। चलिए, कह रहा है रिक्त स्थानों में प्रत्येक, ये क्या है, सबसेट का ना है, सबसेट मतलब उपसमुच्चय और उपसमुच्चय नहीं, या क्या काट दिए था, उपसमुच्चय नहीं भरकर सही स्थान का पढ़े। अब देखिए कि 2 3 4, 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ देखिए इसका जितना भी सदस्य है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। क्या यह इसका सबसेट है, तो है, इसको इस तरह से लिख देंगे, सबसेट है। अब देखिए यहाँ पर है ए इसमें है, इसमें नहीं है, बी इसमें है,
इसमें भी है, ठीक है, सी इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ एक सदस्य ज्यादा है, यहाँ एक सदस्य बी इसमें नहीं है, इसका सदस्य डी इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए यह सबसेट नहीं होगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यह क्या कह रहा है, एक्स सज एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समूह। अब आपका विद्यालय है उसमें कक्षा 11th है तो नहीं है, क्या 11वीं क्लास तो चलता है आपके क्लास में, नहीं चलता आपके स्कूल में। आपके स्कूल में 11th 10th 9 12 सारा क्लास चलता है। तो कह रहा है कि आपके विद्यालय की कक्षा 11th के विद्यार्थियों का समूह और एक्स एक्स आपके विद्यालय के एक विद्यालय का एक विद्यार्थियों का समूह। तो मतलब आपके क्लास का एक विद्यार्थी आपके स्कूल का भी एक विद्यार्थी है जी, तो इसके लिए यह क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। चलिए अब कह रहा है एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त और एक्स एक्स एक समान समतल में वृत्त की त्रिज्या 1 इकाई है। अब देखिए कि कह रहा है कि एक समतल में एक वृत्त है और किसी समतल में एक यूनिट का त्रिज्या वाला जो है सो एक वृत्त है। तो यहाँ तो हम यह नहीं देख रहे हैं कि सो दिया हुआ है कि कितना त्रिज्या का है, लेकिन यहाँ पर एक त्रिज्या दिया हुआ है 1 इकाई, मतलब जो है यह एक फिक्स है, यह फिक्स नहीं है, मतलब यह इसका सबसेट नहीं हो सकता है। चलिए अब देखिए एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत, क्या एक समतल में एक त्रिभुज है, ठीक है, एक समतल में एक त्रिभुज है, एक समतल में एक आयत है, ठीक, एक आयत है, क्या यह इसका सबसेट होगा, इस आयत में यह त्रिभुज होगा, नहीं होगा, इसीलिए यह सबसेट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स एक्स किसी समतल में स्थित एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जान रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो। इसमें लगता है तीनों भुजा समान हो गया, हमको दो ही भुजा समान रखना है। यहाँ देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो मान के चलिए यह भुजा इसके बराबर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और एक्स एक्स समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ जो है एक त्रिभुज दिया हुआ है, तो यह क्या है कि एक समद्विबाहु भी हो सकता है, विषमबाहु भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी त्रिभुज लिया जा सकता है। तो इसका मतलब यह क्या है, इसमें सबसेट हो जाएगा ना, इधर समद्विबाहु त्रिभुज एक हो भी सकता है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। चलिए अब अगला कह रहा है कि एक्स एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है और यह एक पूर्णांक संख्या है। तो एक पूर्णांक संख्या में तो प्राकृतिक संख्या भी आती है, ठीक है, और विषम भी आती है, सारा चाहता है तो सम संख्या भी आएगा, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। इसी को आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, सारा इसमें दिया गया है, सेम चीज है, इसको पढ़ेंगे, खाली लैंग्वेज का अंतर है और कुछ नहीं है। चलिए अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप गौर से देखिए, इसमें कहता क्या है। दूसरा नंबर, जांच कीजिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है। क्या कह रहा है, ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ इतना, क्या यह सबसेट नहीं है। यहाँ देखिए तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सेट ए है, सेट ए में क्या है, ए है ना, और इसमें भी ए है, वहां भी ए है और यहाँ भी ए है, ठीक है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, इसका मतलब यह तो सबसेट है, लेकिन यह जो है सो दिया हुआ है कि सबसेट नहीं है, इसका मतलब यह गलत दिया गया है, ठीक, यहाँ पर यह गलत दिया गया है, ठीक। अब देखिए यह कह रहा है ए ई और यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर, तो यहाँ स्वर जब लिखेंगे तो इसको हम लोग अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बी नहीं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो क्या
यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, यहाँ देखिए यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, उसके बाद यहाँ बी है, सॉरी ई है, तो यहाँ भी ई है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि इसका सब पूरा सदस्य इसमें है, इसीलिए यह सबसेट है, तो यह सही है। ठीक है, यह गलत था। अब देखिए यहाँ गौर कीजिए, यहाँ कह रहा है 1 2 3, यहाँ एक तो है, यहाँ भी एक है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन 3 है यहाँ भी, लेकिन यह 2 सदस्य तो बच रहा है, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, दे दिया है कि सबसेट है। क्या यह सही है? नहीं है, गलत है, यह गलत है, इसीलिए यह गलत है, ये गलत है। अब देखिए यहाँ ए है और यहाँ भी ए है, आप देख रहे हैं इसमें इसका सदस्य ए है और इसका भी सदस्य ए है, तो यह सबसेट है, यह सही है। चलिए यह सही है। अब देखिए इसमें यहाँ ए बी सी, ए यहाँ है, यहाँ भी ए है, तो इसका मतलब दोनों है, तो यह सही है, यह भी सही है। चलिए सबसेट है, और सॉरी मेंबर दिया गया है, सॉरी यहाँ देखिए अंतर क्या दिया है, या तो सबसेट का मार्क है, सबसेट का चिन्ह है, और यहाँ क्या दे दिया है, मेंबर का सदस्य का चिन्ह दे दिया है। तो ए जो है इसका मेंबर है, ए इसका मेंबर है, लेकिन सेट ए यह पूरा नहीं इसका दे दिया है मेंबर, सेट ए इसका मेंबर है नहीं है। अगर यहाँ पर इस तरह से रहता तो यह इसका मेंबर होता, लेकिन यहाँ तो सिर्फ ही यह दिया गया है, इसीलिए वह उसका मेंबर नहीं है, यह गलत है। अब देखिए x सच दैट x संख्या 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम एक समप्राकृतिक संख्या 2 4, ठीक। और यहाँ क्या दिया गया है कि x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली क्या हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या, तो 1 भी करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 5 नहीं करता है, 6 करता है, 7 नहीं करता है, 8 9 करता है, 10 11 नहीं करता है, 12 करता है, 13 14 15 16 17 18, वो सब नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें सदस्य 2 भी है, 2 और 4 है, इसमें भी 2 और 4 है, इसका मतलब यह क्या है, एक इसका सबसेट है, इसीलिए यह सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम आसान है, इसको आप लोग आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। चलिए अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इसको आप आराम से देखिए। मान लीजिए कि a बराबर इतना और निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों, ठीक है। अब यहां गौर कीजिए आप कि a बराबर आपको दिया गया है 1 2, यह एक खुद में सेट है, क्या समझे, यह सिर्फ सदस्य ही नहीं है, यह तो सदस्य है, इसका इस सेट ए का 3 और 4 सदस्य नहीं है, 3 सदस्य नहीं है, ना ही 4 सदस्य है, इसका यह सेट 3 4 इसका सदस्य है, ठीक है, सेट इसका 3 4 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 3 ना। अब देखिए कि हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें जो है सेट ए का यह जो है सदस्य है, न कि सबसेट है। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 3 4 जो है, 3 4 सेट ए का सबसेट नहीं है, यह सदस्य है, ठीक है, इसीलिए यह असत्य है, यह गलत है यहाँ, क्योंकि सबसेट दे दिया है। चलिए 3 4 इसका सबसेट है, सॉरी सदस्य है, तो यह सही है। अब देखिए 3 4 इसका सबसेट है, यह सही है, ठीक है, क्योंकि 3 4 एक सदस्य है जो कि
ए सेट ए में मौजूद है, इसीलिए यह इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब देखिए 1 2 5, 1 2 5 इसका सदस्य है, 1 2 5 जो है इसका सेट ए का क्या है, सबसेट है, ना कि सदस्य है। यहाँ कौन सा चिन्ह होगा, सबसेट का चिन्ह होगा। 1 2 3 इसका सबसेट है, नहीं है, यह भी गलत है। चलिए फाइ सेट ए का मेंबर है, फाइ ए का तो मेंबर होता ही है, या सबसेट होता ही है, यह तो सब चीज होता है। फाइ किसी भी सेट का सबसेट भी होता है और उसका मेंबर भी होता है, ठीक है। उसके बाद फाइ इसका सबसेट भी है, उसके बाद फाइ इसका सबसेट भी है, यह तीनों सही है। चलिए सॉरी, यह इसका मेंबर नहीं है, मेंबर वहां लिखा हुआ नहीं है ना, इसका सबसेट है और इसका यह सबसेट है। क्वेश्चन नंबर 4 में अब हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को लिखिए, ठीक है। अब देखिए इसका उपसमुच्चय कौन सब होगा, इसका उपसमुच्चय क्या सब होगा, इसका उपसमुच्चय हो जाएगा एगो फाइ, ठीक, उसका और दूसरा उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। इसका देखिए, इसका उपसमुच्चय क्या सब होगा, सबसेट्स, ठीक है। इसका सबसेट्स क्या होगा, इसका सबसेट्स देखिए, सबसे पहले तो फाइ हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ए होगा, तीसरा बी होगा, चौथा ए बी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर में आ जाइए, इसका सबसेट क्या हो जाएगा, इसका सबसेट्स क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले तो फाइ सब में आएगा, 1 2 3, उसके बाद 1 2 1 3, सॉरी 1 2, उसके बाद 1 3, ठीक है, उसके बाद 2 3 और 1 2 3, ये सारा इसका सबसेट हो जाएगा। और फाइ के लिए सिर्फ फाइ होगा, ठीक। इसका सबसेट लिखना समझ गए, मतलब जितना भी इसमें सदस्य है सबको अलग अलग लिख देंगे तो भी सबसेट होगा, सबको अलग अलग सेट बना करके लिख देंगे इसके मेंबर का तो वह भी उसका सबसेट होगा। फाइ तो सभी से सेट का सबसेट होगा ही, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब इसको हम लोग एक तरह से रोस्टर फॉर्म में इसको कह रहा है लिखने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर पहला का आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दिया हुआ है, x such that x r is equal to x such that x is member of r and यह क्या है, -4 से बड़ा और 4 से छोटा है, 6 से छोटा है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे -4 से बड़ा और 6 से छोटा, तो इसको हम लोग ग्राफ के रूप में भी लिख सकते हैं, लिखेंगे, और अंतराल के रूप में भी लिखेंगे। अंतराल के रूप में लिखना हम लोग सीखे हैं, अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे देखिए,
जिधर से खुला हुआ रहता है, जिधर से बराबर वाला चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है, उधर से हम लोग क्या करते हैं, छोटका ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा वाला ब्रैकेट लगाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -4 कॉमा, और उधर से आप क्या देख रहे हैं कि बराबर का भी चिन्ह लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 6 दे करके बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। इसी को अगर हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे या इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा, -4 यहाँ पे 6। समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा नंबर का देखिए, दूसरा नंबर को अगर, सॉरी ये तीसरा न हो गया, दूसरा नंबर में आइए। दूसरा नंबर को अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है तो -12 तो लिखेंगे, और इसमें चिन्ह कौन सा लगेगा, छोटा वाला ब्रैकेट लगेगा, कॉमा। उधर देखिए इधर भी बराबर का चिन्ह नहीं है तो यहाँ -10 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ भी छोटा वाला ही ब्रैकेट लगाएंगे। अगर इसको ग्राफ के रूप में लिखना चाहें तो इस तरह से करेंगे, ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा -10। समझ में आ गया। चलिए अब अगला 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या कह रहा है, इसमें भी गौर कीजिए। यहाँ क्या देख रहे हैं बराबर और बड़ा दोनों का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ हम लोग क्या देंगे, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 0 लिखेंगे और 7 लिखेंगे। यहाँ कौन सा ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह नहीं दिया गया इसीलिए छोटा वाला ब्रैकेट लगा देंगे। और इसको अगर हम ग्राफ के रूप में बनाएंगे तो इधर से भरा हुआ गोला देंगे और उधर से खाली गोला देंगे, क्योंकि इधर बड़ा ब्रैकेट है, इधर छोटा ब्रैकेट है, खाली गोला, यहाँ 0 यहाँ 7। एकदम आसान है, थोड़ा थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है, ये समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो हम लोग देंगे, क्या देंगे, यहाँ देख रहे हैं कि बराबर और बड़ा दोनों का चिन्ह दिया गया है, तो यहाँ हो जाएगा आपको कौन सा, बड़ा ब्रैकेट 3, 4, उधर से भी बराबर दोनों दिया गया है तो छोटा ब्रैकेट, सॉरी बड़ा ब्रैकेट ही होगा। और इसको अगर हम लिखेंगे ग्राफ के रूप में बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ से भरा हुआ गोला लगेगा, ठीक है। और इस पे हम डिनोट कर देंगे, ये संख्या रेखा पर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से होता है वास्तव में संख्या रेखा पर, कोई दिक्कत। चलिए इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ निरूपण भी देख लिए और अंतराल फॉर्म भी देख लिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए बस उसी का उल्टा कर देंगे जैसा अभी हम लोग देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम लिखना चाहें इसको क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज x क्या होगा, अब यहाँ मेन चीज है यहाँ चिन्ह लगाना, x तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा, यहाँ देखिए छोटा वाला ब्रैकेट है, मतलब बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, ठीक है। इधर भी छोटा वाला ब्रैकेट है, यहाँ भी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा। हो गया, x इज मेंबर ऑफ r, यहाँ दे देंगे एंड x इज मेंबर ऑफ r, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। या फिर x इज मेंबर ऑफ r यहाँ पहले भी लिख सकते थे। चलिए दूसरा नंबर को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x such that x is member of r, कॉमा, अब यहाँ देखिए 6 बार x और 12 यहाँ लिख लीजिए आप, ठीक है, सॉरी r दे दिए 12। अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगेगा इस ब्रैकेट के अनुसार, ब्रैकेट यहाँ देखिए बड़ा वाला है तो बड़ा वाला में ब्रैकेट में हम लोग इधर से लगाएंगे बराबर के चिन्ह के साथ, इधर भी बराबर है ब्रैकेट है इसीलिए इधर से भी बराबर के चिन्ह के साथ, कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए, वहां 1 2 लिखिए दिए, 3 में आ जाइए। 3 नंबर क्या कह रहा है, यहां बना लेते हैं।
3 नंबर देखिए, इसको हम लिखेंगे x सच दैट x इज मेंबर ऑफ R, इतना तो लिख ही देंगे, कॉमा 6x 12 लिख लिए। ठीक है, अब इसमें चिन्ह हमको खास करके यही हमको समझना है, चिन्ह कौन सा भराएगा। यहाँ देख रहे हैं आपकी यह क्या है, स्मॉल ब्रैकेट है। स्मॉल ब्रैकेट रहने पर क्या होता है कि हम लोग लगाते हैं बिना बराबर वाला चिन्ह। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है तो इसमें क्या लिख देंगे, बराबर के साथ लगा देंगे, सॉरी R यानी 12 होगा ना, यहाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको अगर लिखना चाहें, इसमें भी देखिए, इसको लिखेंगे हम लोग x सच दैट x इज मेंबर ऑफ R, कॉमा अब देखिए यहाँ -23 लिख देंगे, यहाँ x लिख देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, उसके बाद इसको इस तरह से घेर देंगे। अब यहाँ चिन्ह लगाना है, चिन्ह लगाने के लिए हमको देखना पड़ेगा ब्रैकेट को। पहला ब्रैकेट बड़ा वाला है तो इसमें बड़ा और बराबर दोनों का चिन्ह लगेगा, यहाँ पर सिर्फ छोटा का चिन्ह लगेगा, मतलब बिना बराबर का चिन्ह लगेगा। इस तरह से हम इसको अंतराल के रूप में लिख लिए। ठीक है, चलिए समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिए। समझ में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हम लोग पढ़ ही लिए ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय किस समुच्चय का एक सदस्य सबसेट हो सकता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रकार के सभी त्रिभुजों का समुच्चय ले लेंगे तो वो क्या, उसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएगा। चलिए समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसमें भी हम लिख सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय ले सकते हैं उसके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 ना है, चलिए ठीक। अब देखिए अगला नंबर, ये आसान था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए कह रहा है कि समुच्चय A बराबर 1 2 1 3 5, समुच्चय B बराबर इतना, समुच्चय C बराबर इतना द्वारा प्रदत्त है। मतलब यह आपको ABC दिया गया है। ठीक है, ABC दिया गया है। इन तीनों समुच्चय ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन से सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं। अब देखिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन कौन से, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं इस तीनों में से। अब यहाँ गौर कीजिए आप, यहाँ थोड़ा देर सोचने की बात है कि इसमें सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा होगा। कि सेट ए बराबर दिया हुआ है 1 3 5, ठीक, इसमें देखिए 1 3 5 है ना। इसमें देखिए इसमें भी 1 3 5 है, ठीक। यहाँ देखिए 1 3 5 है। अब देखिए 2 4 6, इसमें भी 2 4 6 है, इसमें भी 2 4 6 है, ठीक। उसके बाद देखिए इसमें भी 2 4 6 है। यहाँ देखिए सी में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, इसमें भी है। अब देखिए यहाँ पे इसमें तो 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, ठीक। अब इन तीनों समुच्चय ABC के लिए कौन कौन से सार्वत्रिक समुच्चय हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ने,
तो यहाँ हम लोग देखेंगे यह किसके लिए पहला सेट जो है एक नंबर जो है एक नंबर, यह किसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है? बी के लिए हो सकता है, 2 4 6 है, ठीक। उसके बाद सी के लिए भी हो सकता है। एक बार फिर से देखिए आप, क्लियर। यहाँ देखिए सेट ए का जितना सदस्य है वह किसमें है? ए के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय होगा, इसको गौर कीजिए। 1 2 1 2 1 3 5 इसमें भी है, 1 3 5 इसमें भी है, ठीक, और 1 3 5 इसमें भी है। तो सेट ए के लिए सार्वत्रिक समुच्चय यह भी होगा, यह भी होगा और यह भी होगा। सेट ए के लिए सार्वत्रिक समुच्चय कौन सा हो गया? एक भी हो गया सार्वत्रिक समुच्चय इसके लिए, और इसके लिए 3 भी हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है, और इसके लिए 4 भी हो गया सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक। कोई दिक्कत? इन तीनों एबीसी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय, कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय के लिए जा सकते हैं? अब देखिए पहला का हम लोग देख लिए, अब दूसरा बी के लिए देखिए। बी के लिए कौन कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है? 2 2 4 6 2 4 6, तो बी के लिए यह भी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसमें देखिए 2 4 6, तो बी के लिए यह भी सार्वत्रिक समुच्चय होगा। और यह देखिए इसमें भी 2 4 6 2 4 6, तो बी के लिए यह भी एक सार्वत्रिक समुच्चय ही होगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? तो बी के लिए 1 1 3 और 4, यह तीनों क्या हो जाएगा? सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है सेट बी के लिए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सी 0 2 4 6 8, इसमें 0 2 4 6, लेकिन 8 तो है नहीं, तो हो गया 0 2 4 6 8। यहाँ देखते हैं हम लोग, इसके लिए यह सेट है, ये सार्वत्रिक समुच्चय होगा। इसमें तो 2 4 6 2 4 6 8 तो है, लेकिन 0 मिसिंग है इसमें, इसीलिए यह सार्वत्रिक समुच्चय नहीं होगा। तो सेट सी के लिए क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। चलिए इसको समझना आसान था, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं। और क्वेश्चन है? खत्म हो गया? शायद क्वेश्चन नंबर 8 तक ही था, अब नहीं है, ठीक। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन भी देख लिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बना लिया। प्रश्नावली 1.3 का हम लोग खत्म कर लिए हैं। हम लोग अभी तक में क्या पढ़े? हम लोग अभी तक में पढ़े सेट क्या होता है, ठीक है। हम लोग अभी तक पढ़े सेट क्या होता है, ठीक है। सेट को कैसे लिखा जाता है? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में, और सेट बुल्डर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है, उसके बाद परिमित समुच्चय क्या होता है, फिनाइट सेट। उसके बाद हमने पढ़ा इनफिनाइट सेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सदस्य किसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सदस्य नहीं है किसको कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सबसेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि सबसेट क्या नहीं हो, कौन सा सबसेट नहीं हो सकता है। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट देखे कि क्या होता है। अभी तक हम लोग इतना पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, जहां समझ में नहीं आता है आप हमें कमेंट करें, हम उस कमेंट को जरूर देखेंगे और आपके क्वेश्चन का आंसर अगले क्लास में देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।